कामिनी जी से मेरी पहली मुलाकात शहर के एक अस्पताल में तब हुई थी जब मेरे पापा वहाँ कुछ दिनों के लिए भर्ती हुए थे। पापा की हालत काफ़ी सीरियस थी, इसलिए मेरा मन बहुत अशांत था। मन को शांत करने की गरज से मैं वार्ड से बाहर वेटिंग रूम में आकर बैठ गया। वेटिंग रूम में पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनके मरीज वहाँ भर्ती थे। वेटिंग रूम के शोर शराबे के बीच मैं भी एक सीट पर जाकर बैठ गया। मन बहुत परेशान था, इतना परेशान कि कोई भी चेहरा देखकर मेरी परेशानी को पढ़ सकता था। कामिनी जी मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थीं। इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मेरी बेचैनी को उन्होंने अच्छी तरह मेरे चेहरे से पढ़ लिया था। आपका कोई भर्ती है यहाँ क्या? कामिनी जी ने मुझसे बात करने का सिलसिला शुरू किया। जी हाँ, मेरे पापा भर्ती हैं, वे वार्ड नंबर 4 में हैं। मैंने पहली बार कामिनी जी को नज़र भर कर देखा था। घर से और कोई नहीं आया? जी नहीं, घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो हैं उनके पास फुर्सत नहीं है। कोई नहीं, आजकल सभी का यही हाल है। मेरा पेशेंट वार्ड नंबर 5 में है। अगर आपको मेरी कैसी भी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बेझिझक मुझसे कह दीजिएगा। कामिनी जी ने मुझसे हमदर्दी जताई। जी शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। जी हाँ, ये तो है। मेरे और कामिनी जी के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता। इससे पहले वार्ड बॉय ने आकर कामिनी जी को बताया कि उन्हें डॉक्टर बुला रहे हैं। कामिनी जी वार्ड बॉय के साथ वहाँ से चली गईं। 10-15 मिनट बाद वे फिर वेटिंग रूम में आईं और मुझसे बोलीं कि उनका मन चाय पीने का है। इतना कहकर कामिनी जी मुझे भी अपने साथ अस्पताल की कैंटीन में ले गईं। हम दोनों ने एक एक चाय पी और साथ में एक एक समोसा भी खाया। चाय पीने के बाद मैं चाय का पेमेंट करने लगा तो कामिनी जी बोली, यहाँ टोकन से चाय मिलती है और टोकन की पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। मैं कामिनी जी को ऐसे देखने लगा जैसे मुझे उनका चाय पिलाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जैसे मेरे मन को पढ़ा और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, अगली बार चाय का बिल तुम चुका देना। मैं फिर कुछ नहीं बोला और चुपचाप कामिनी जी के साथ कैंटीन से बाहर आ गया। उसके बाद हम दोनों अक्सर साथ ही कैंटीन जाते और जो कुछ खाना पीना होता साथ ही खाते पीते। मेरे पापा 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहे और कामिनी जी का पेशेंट 5 दिनों में ही ठीक हो गया था। कामिनी जी ने मुझे कभी ये नहीं बताया कि उनका उनके मरीज से क्या रिश्ता है और मरीज औरत है या मर्द। मैंने भी उनसे इस बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। वे मुझसे 2 दिन पहले अपने घर चली गईं। जाते समय मैं उनसे नहीं मिल पाया था क्योंकि उस समय मैं अस्पताल में नहीं था। इन बीते 5 दिनों में मेरे और कामिनी जी के बीच औपचारिक बातों के अलावा कोई दूसरी बात नहीं हुई। ना हमने अपने मोबाइल नंबर आपस में बदले और ना ही एक दूसरे से ये जानने की कोशिश की कि कौन कहाँ रहता है या कौन क्या करता है। कामिनी जी का बर्ताव तो बढ़िया था ही, रंग रूप कद काठी से भी वे सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। कुदरत ने उन्हें दरमियाने कद, गोरे चिट्टे और छरहरे बदन वाली काली कजरारी नशीली आंखें, होठों तक पहुंचती पतली लंबी नाक और गुलाब की पंखुड़ियां जैसे खूबसूरत होठों के अलावा मधुर आवाज़ से भी नवाजा था। अस्पताल से पापा को घर ले आने के बाद भी मैं कामिनी जी को कभी कभी मन में याद कर लेता था। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था और कामिनी जी धीरे धीरे मेरे दिलो दिमाग और ख्यालों से ओझल हो रही थी कि अचानक एक दिन उनसे मेरा दोबारा आमना सामना हो गया। मैं शहर के एक मॉल से खरीदारी करके अपनी बाइक लेने के लिए मॉल की पार्किंग की तरफ आया कि सामने से आती कामिनी जी ने अपनी चिर परिचित मुस्कान से मेरा स्वागत किया। उस दिन वे बला की खूबसूरत लग रही थीं। जवान लड़कियों की तरह उनके चेहरे पर चमक थी। मुझे पहचानने में उन्होंने 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया। हेलो, पहचाना मुझे? चिड़ियों की तरह चहकती हुई आवाज़ में कामिनी जी बोली। क्यों नहीं, आपको कैसे भूल सकता हूँ। मेरा जवाब सुनकर वे जवान लड़कियों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हम ऐसे ही हैं। हमसे जो एक बार मिल लेता है वो हमेशा हमें याद रखता है। खैर छोड़ो और ये बताओ कि कैसे हो। मैं अच्छा हूँ और आप? मैं भी अच्छी हूँ, आपको देखकर और अच्छी हो गई। कामिनी जी की बात करने का लहजा मुझे अच्छा लगा। खरीदारी करने निकले हो, वो भी अकेले ही? आप भी तो अकेली हैं। इस बार मैंने भी मजाक कर लिया। अकेले तुम, अकेले हम। कामिनी जी ने फिल्मी डायलॉग बोलकर फिर मजाक किया तो मेरी हंसी छूट गई। वे बात बदल कर बोली, अभी मेरे पास तकरीबन 45 मिनट हैं। उसके बाद मेरी किसी से मीटिंग है। चलिए तब तक साथ बैठकर एक एक कप कॉफ़ी पीते हैं।
इसी बहाने हमारी पहचान कुछ और गहरी हो जाएगी। कामिनी जी ने जितने अपनेपन से मुझे कॉफ़ी ऑफर की, उतने ही शिद्दत से मैंने उनके ऑफर को स्वीकार भी कर लिया। हम दोनों मॉल की दूसरी मंजिल पर बने कॉफ़ी हाउस में आ गए। सीट पर बैठने से पहले ही कामिनी जी ने मुझसे कहा, ये कॉफ़ी मेरी तरफ से होगी, इसकी पेमेंट मैं करूँगी। कामिनी जी की बात पर मैं कुछ न बोल कर बस मुस्कुरा दिया। वे सामने काउंटर पर चली गईं। उन्होंने 2 कॉफ़ी और स्नैक्स का ऑर्डर देकर गूगल पे से पेमेंट कर दी। कामिनी जी जब तक काउंटर पर रहीं तब तक मैं उन्हें पीछे से देखता रहा। वे बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थीं। पतले दुबले सुडौल जिस्म पर उन्होंने लाइट ग्रीन कुर्ता और डार्क ग्रीन प्लाजो पहना हुआ था, जो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा था। मैंने महसूस किया कि कामिनी जी को पीछे से देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वे अपनी उम्र के 55 साल पूरे कर चुकी होंगी। उनके चेहरे का गुलाबीपन, उनकी चंचल शोख अदाएं, झील सी गहरी आंखें और चेहरे के हाव भाव से वे अपनी उम्र को 1-2 नहीं, तकरीबन 12 से 15 साल कम कर चुकी थी। कुल मिलाकर उनकी चंचलता और फुर्तीलापन मुझे बरबस ही उनकी तरफ खींच रहा था और उनकी सादगी दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं देख रहा था कि जो भी उनके करीब से गुजर रहा था वो उन्हें एक बार नज़र भर के जरूर देख रहा था। मैं तो पहले से ही उनकी सादगी का कायल था, क्योंकि मुझे औरत का ज़रूरत से ज़्यादा सजना संवरना और क्रीम पाउडर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कामिनी जी खुद ही छोटी ट्रे में 2 कप कॉफ़ी और स्नैक्स लेकर आईं और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गईं। वे मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। बदले में मैं भी मुस्कुरा रहा था। अस्पताल के बजाय मॉल में मिलने का कामिनी जी का अंदाज और तौर तरीका एकदम जुदा था। अस्पताल में वे जितनी शालीन और सरल नजर आ रही थी, मॉल में उतनी ही चंचल और शोख दिख रही थी। उनके बात करने का अंदाज भी जुदा था। कितना अजीब इत्तेफाक है कि हम दोनों की ये दूसरी मुलाकात है, पर अभी तक हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जान पाए। मेरा नाम कामिनी है, कामिनी माथुर। मैं दीपांशा सोसाइटी में रहती हूँ। समाज सेवा का शौक है, कविताएं भी लिख लेती हूँ। एक बेटी और एक बेटा है, दोनों की शादी कर दी है, दोनों विदेश में रहते हैं। कामिनी जी ने एक सांस में ही अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। और आपके हस्बैंड का नाम सुनते ही कामिनी जी का चेहरा एकदम फक्क पड़ गया, जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछ लूँगा। इससे पहले कि उनके मन के भाव उभर कर उनके चेहरे पर ठहरते, उन्होंने खुद को संभाल लिया और मुस्कुरा कर बोली, हस्बैंड का होना या ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कहने के लिए मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, पर मैंने खुद अपने आप को बनाया है। कामिनी जी के मन को पढ़ना या समझना इतना मुश्किल नहीं था। मैं समझ गया कि वे अपने हस्बैंड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हैं। इसलिए मैंने बात बदलते हुए कहा, मेरा नाम वासु है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट हूँ। पत्नी ने 5 साल पहले मुझसे तलाक ले लिया है। 4 साल का एक बेटा है जो अपनी माँ के साथ ही रहता है। मेरे बारे में जानकर कामिनी जी के चेहरे पर अफसोस की क्षणिक लकीरें खींची हुई दिखाई दी। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, बीवी ने तलाक ले लिया, पर क्यों? क्योंकि मैं निहायत ही सरल और सादगी पसंद हूँ, इसलिए मैं उनके फ्रेम में कहीं फिट नहीं हुआ। उन्हें आजकल के लड़कों की तरह तड़क भड़क से रहने वाला इंसान चाहिए था। इसी बात को लेकर हमारे बीच आए दिन कहासुनी होती थी। इस बीच उन्होंने मुझसे तलाक मांगा। मैं भी रोज रोज की किचकिच से तंग आ गया था, इसलिए मैंने भी उन्हें तलाक दे दिया। पत्नी ने आपसे तलाक ले लिया, फिर आप अपनी ज़रूरतों को कैसे मैनेज करते हैं? अपनी बात कहकर कामिनी जी हंसने लगी। ज़रूरतों से कामिनी का मतलब फिजिकल रिलेशन से था, जो मैं अच्छी तरह समझ रहा था। मैं कामिनी जी के इस सवाल का जवाब देने ही वाला था कि उनका फ़ोन आ गया और वे फ़ोन पर कुछ पल के लिए बिजी हो गई। कामिनी जी की बातों से समझ में आ रहा था कि फ़ोन उसी शख्स का है जिसके साथ उनकी मीटिंग थी। कामिनी जी की बात खत्म होते ही मैं भी उठकर खड़ा हो गया। अच्छा कामिनी जी, आप अपनी मीटिंग कीजिए, मैं चलता हूँ। कामिनी जी ने एक बार भी मुझे रुकने को नहीं कहा, बस इतना कहा, ठीक है, मैंने अपना नंबर आपको दे दिया है, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। ओके, इतना कहकर मैं वहाँ से चला आया। नीचे आकर मेरी मुलाकात नीरज से हो गई। वो मेरा पुराना परिचित था। यहाँ कैसे नीरज? मैंने पूछा।
किसी के साथ मीटिंग है। ओके, मैंने नीरज को ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहा, इसलिए हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। पार्किंग से बाइक निकालकर मैं अपने घर की तरफ चल दिया। बाइक पर चलते हुए मेरे जेहन में फिर से नीरज का चेहरा घूम गया। दिमाग में एक ही सवाल गूंजने लगा कि मॉल में नीरज की मीटिंग किससे हो सकती है? कहीं उसकी मीटिंग कामिनी जी से ही तो नहीं है? अगर नीरज की मीटिंग कामिनी जी से है तो फिर कामिनी जी नीरज को कैसे जानती हैं और उन दोनों के बीच किस बात को लेकर मीटिंग होगी? मेरे मन में ये भी ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल मैंने उस ख्याल को मन से छिटक दिया और अपना ध्यान बाइक चलाने में लगा दिया। अगली सुबह एक खूबसूरत इमोजी के साथ कामिनी जी का गुड मॉर्निंग लिखा मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर तैरने लगा। बदले में मैंने भी उन्हें वेरी गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया। दिन भर हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन रात को तकरीबन 9 बजे कामिनी जी का गुड नाइट लिखा मैसेज मुझे मिला, तो मैंने भी उन्हें वेरी गुड नाइट का मैसेज लिखकर भेज दिया। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज के साथ धीरे धीरे कामिनी जी अपनी निजी बातें भी मेरे साथ शेयर करने लगी, जैसे उन्होंने आज नाश्ते में, लंच में और डिनर में क्या बनाया और क्या खाया, वे आज कहाँ गई थीं, किसके साथ गई थीं, आज उन्होंने कौन सी और किस रंग की ड्रेस पहनी है, या उनके हस्बैंड से उनकी किस बात पर कहासुनी हुई। धीरे धीरे मुझे भी कामिनी जी की आदत लगने लगी। मैं भी उन्हें दिन में 1-2 बार किसी न किसी बहाने फ़ोन कर लेता था। जिस दिन मैं उन्हें फ़ोन नहीं कर पाता, उस दिन वे खुद मुझे फ़ोन कर लेती। फिर एक दिन कामिनी जी का मन टटोलने के लिए कि उनके मन में मेरे लिए क्या है, मैंने उनको फ़ोन करके कहा, कल मेरा आपके घर की तरफ आना होगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मेरी बात पूरी होने से पहले ही कामिनी जी बोल पड़ी, ओहो, तो हमारे घर आने के लिए तुम्हें हमारी इजाज़त चाहिए? अरे ये आपका घर है जनाब, आप शौक से आइए, उन्होंने शायराना अंदाज में कहा। अगले दिन मैं कामिनी जी के घर उनसे मिलने पहुंच गया। इतना बड़ा घर और कामिनी जी घर में बिल्कुल अकेली थीं। उन्हें अकेला देखकर मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वे पहले ही मुझे बता चुकी थीं कि उनके दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं और पति बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर शहर से बाहर रहते हैं। उस दिन कामिनी जी बला की खूबसूरत लग रही थीं। धानी रंग की सूती साड़ी में लिपटा उनका छरहरा सुडौल जिस्म और उसमें से झांकता गोरा रंग मानो ऐसा लग रहा था जैसे हरियाली की ओट से उगते सूरज की लालिमा झांक रही हो। वासु, क्या पीना पसंद करोगे, चाय या फिर कॉफ़ी? कामिनी जी ने मेरे ध्यान को अपनी तरफ से भटकाते हुए मुझसे पूछा। कुछ भी जो आपको पसंद हो। उन्होंने 2 कप कॉफ़ी बनाई और मेज़ पर रख कर वे मेरे बराबर में बैठ गईं। आप इतने बड़े घर में अकेली कैसे रह लेती हैं? आपको अकेलापन कचोटता नहीं है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। जैसे आप अकेले रह लेते हैं वैसे ही हम भी अकेले रह लेते हैं। मेरे सवाल के जवाब में कामिनी जी ने कहा। हमारे बीच कुछ पल के लिए चुप्पी छाई रही, जिसे तोड़ते हुए कामिनी जी बोली, आप 5 साल से अकेले हैं, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, कोई पसंद ही नहीं आया। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हें कैसी लेडी पसंद है? कामिनी जी के इस सवाल पर मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मुझे सादगी में लिपटी हुई औरत पसंद है। कामिनी जी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा, कहीं तुम्हें हमसे प्यार तो नहीं हो गया? मतलब यही कि हम भी तो तुम्हारी पसंद की तरह साधारण, सहज और शालीन हैं। हमें भी तो ज़्यादा सजने संवरने का शौक नहीं है। कामिनी जी के इस जवाब के सामने मेरे मन का प्रेमी चोर बस मुस्कुराकर रह गया। यही उनके लिए मेरे प्यार की मानो रजामंदी थी। हमारी कॉफ़ी खत्म हो चुकी थी। बस मैं वहाँ से जाने की सोच ही रहा था कि अचानक कामिनी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम अच्छे लगते हो, हमें तुमसे प्यार हो गया है। कहते हुए कामिनी जी ने बच्चों की तरह मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया, जो मुझे अच्छा लगा। वे अपने हाथों की उंगलियों से कंघे की तरह मेरे सिर के बालों को सहलाने लगी। फिर उन्होंने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। फिर क्या था, मैंने भी अपना प्यार कामिनी जी पर लुटा दिया। मुझे याद नहीं कि हम कितने मिनट तक एक दूसरे के आगोश में सिमटे रहे। प्यार की कहानियाँ और किस्से सुने और पढ़े जरूर थे, लेकिन प्यार का मतलब क्या होता है ये मैं पहली बार महसूस कर रहा था।
हालांकि मेरी शादी हो चुकी थी, पर वो एक सामाजिक बंधन था जिसमें बिना कोशिश, बिना जोर जबरदस्ती और बिना शर्त सब कुछ अपना होता है। लेकिन किसी से प्यार करके उसे पा लेने का अलग ही मज़ा होता है। प्यार मोहब्बत के नाम पर कामिनी जी मेरा पहला प्यार थी। खुशी के मारे मैं फूला नहीं समा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कामिनी जी के रूप में दुनिया की सबसे नायाब चीज़ मुझे मिल गई हो। मैं कामिनी जी के प्यार की गहराई में डूबता चला गया। उनके सिवा मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ वे ही रहने लगी थी। हमारे प्यार की दुनिया अभी पूरी तरह से बस भी नहीं पाई थी कि एक दिन अचानक नीरज से मुलाकात हो गई। नीरज ने मुझसे लंबी चौड़ी बातें न करके सीधे सीधे कहा, वासु, तुम कामिनी जी को कितना जानते हो? मैंने नीरज के सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे ही सवाल कर दिया कि वो किस कामिनी जी की बात कर रहा है। इस पर नीरज ने कहा, मैं उन्हीं कामिनी जी की बात कर रहा हूँ जिन कामिनी जी से तुम कुछ दिन पहले मॉल में मिले थे। उसके बाद तुम उनके घर भी गए थे। ये बात तुमसे किसने कही कि मैं कामिनी जी से मिला था? कामिनी जी ने मुझे खुद बताया है कि तुम्हारी उनसे बातचीत और मुलाकात होती रहती है। नीरज की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे खामोश देखकर नीरज ने कहा, वासु जी, अगर कामिनी जी के साथ आपका प्यार का कोई चक्कर चल रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कामिनी जी अच्छी औरत नहीं हैं। वे किसी एक की नहीं हैं। उन्होंने हमारे जैसे कईयों को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है। कईयों का मतलब यही कि कामिनी जी जितनी सीधी, सहज और सरल लगती हैं, उतनी सीधी वे हैं नहीं। वे दिलफेंक और आशिक मिजाज औरत हैं। मैं भी उनकी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें दिल दे बैठा था। लेकिन जब मेरी मुलाकात कामिनी जी के एक और प्रेमी आशुतोष से हुई तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। मुझे लगा कि आशुतोष झूठ बोलकर कामिनी जी को बदनाम कर रहा है। लेकिन जब उसने मुझे कामिनी जी के साथ अपने प्यार के कुछ सबूत दिखाए तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। फिर मैंने एक दिन खुद कामिनी जी को एक दूसरे लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कामिनी जी से कहा, इस उम्र में ये सब क्या चल रहा है? ये लड़का कौन है? क्या रिश्ता है इससे आपका? तब उन्होंने कहा कि वो उनका दोस्त है। मैंने उनसे फिर पूछा कि ऐसे उनके और कितने दोस्त हैं। मेरी इस बात पर वो लड़का मेरे ऊपर भड़क गया और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा। हम दोनों के बीच जब कहासुनी बढ़ गई तब कामिनी जी मुझसे बोली कि मुझे इस तरह उनसे नहीं बोलना चाहिए था। बस उसी दिन से मुझे कामिनी जी से नफरत हो गई और मैंने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन कामिनी जी तो पढ़ी लिखी, सभ्य, सुशील और शादीशुदा औरत हैं, फिर वे ऐसा क्यों करेंगी? मैंने पूछा तो नीरज बोला, ये तो मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि कोई भी इंसान प्यार करता भी है तो किसी एक से करता है। लेकिन कामिनी जी के तो 2-3 प्रेमियों से मैं खुद ही मिल चुका हूँ और उनके अगले प्रेमी शायद आप होंगे। नीरज की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। कामिनी जी को लेकर मैंने जो भी सपने देख रहा था वे सब टूटकर चकनाचूर हो गए। मैंने 2 दिनों तक कामिनी जी को फ़ोन ही नहीं किया। इन 2 दिनों में कामिनी जी ने मुझे कई मैसेज भेजे और 2-3 बार फ़ोन भी किया, पर मैंने उनके किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उनका फ़ोन रिसीव किया, क्योंकि उनके लिए मेरे अंदर नाराज़गी भरी हुई थी। तीसरे दिन कामिनी जी ने जब मुझे लगातार 3-4 बार फ़ोन किया तो मैंने उनका फ़ोन रिसीव कर लिया। लगता है कि आप हमसे नाराज़ हो, कामिनी जी ने फ़ोन पर कहा, पर मैं चुपचाप उनका फ़ोन सुनता रहा, जवाब में कुछ नहीं बोला। लगता है कि तुम्हें नीरज ने हमारे खिलाफ भड़काया है, क्योंकि हमने नीरज से तुम्हारा जिक्र किया था। क्या कहा नीरज ने तुमसे? यही कि आप उससे प्यार करती हो। जो मेरे मन में भरा हुआ था मैंने बिना भूमिका बनाए कामिनी जी से बोल दिया। कामिनी जी बनावटी हंसी हंसकर बोली, नीरज ने जो कहा उसे तुमने सच मान लिया। कामिनी जी प्लीज़ आप बात को घुमाइए मत, बस बता दीजिए कि सच क्या है। वासु जी, हमें अफसोस है कि तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है। रही बात नीरज की, तो नीरज ने हमारे बारे में तुमसे क्या कहा उसके लिए तुम कुछ भी सोचने के लिए आज़ाद हो। हमारे बारे में तुम्हें जो सोचना है सोच लो, जो भी राय बनानी हो बना लो, पर हम आपको अपनी सफाई नहीं देंगे। इतना कहकर कामिनी जी ने फ़ोन काट दिया। पहली बार कामिनी जी ने मेरे साथ ऐसा गलत बर्ताव किया था कि उन्होंने 2 टूक बात कहकर फ़ोन काट दिया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने भी उन्हें वापस फ़ोन नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि कामिनी जी का गुस्सा जब शांत हो जाएगा तब वे मुझे फ़ोन करके अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। 1 हफ्ते बाद जब मेरा मन नहीं माना तो मैंने कामिनी जी को फ़ोन किया।
उन्होंने मेरा फ़ोन तो रिसीव कर लिया, पर उन्होंने कोई खुशी जाहिर नहीं की। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो भी उनके घर पर कामिनी जी ने ये कहकर कि वे अभी मुझसे नहीं मिल पाएंगी क्योंकि वे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर आई हुई हैं, फ़ोन काट दिया। मैं भी अपना फ़ोन काटने ही वाला था कि कामिनी जी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। और बताओ रितेश, कैसे हो? रितेश का नाम सुनकर मैं समझ गया कि भूलवश उनका फ़ोन कट नहीं पाया है। मैं कामिनी जी की बातें सुनने लगा। वे किसी रितेश नाम के लड़के से बात कर रही थी। मुझे एक और झटका लगा। मैं समझ गया कि कामिनी जी ने मुझसे झूठ बोला है कि वे कहीं बाहर गई हैं, बल्कि अपने घर पर ही हैं। मैं उनकी और रितेश की सच्चाई जानने के लिए उनके घर की ओर चला गया। अचानक ही मुझे अपने घर में देखकर कामिनी जी के हाथ के तोते उड़ गए। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? और ये कौन है? इसका नाम रितेश है ना? कामिनी जी के बगल में बैठे एक लड़के को देखकर मैंने पूछा तो वे नाराजगी जताते हुए बोली, वासु जी, आप बिना फ़ोन किए आ गए? यहाँ आने से पहले फ़ोन तो करना चाहिए था ना। फ़ोन करता तो आपकी हकीकत का पता कैसे चलता? तुम कहना क्या चाहते हो? कामिनी जी मेरे ऊपर एकदम भड़क गई। कामिनी जी चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, पर वो अपनी चोरी का एक न एक सबूत छोड़ ही देता है। आपने एक गलती कर दी। मुझसे फ़ोन पर बात करने के बाद आप अपना फ़ोन काटना भूल गईं, जिससे आपका शहर से बाहर जाने वाला झूठ पकड़ा गया। आपके फ़ोन ने बता दिया कि आप अपने नए दोस्त रितेश के साथ अपने ही घर में रोमांस कर रही हैं। कामिनी जी, नफरत हो गई है आपसे और आपकी इस घिनौनी हकीकत से। आखिर आपके इस मासूम चेहरे के पीछे प्यार के नाम पर और कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सच छिपा हुआ है? क्यों कर रही हैं इस उम्र में ये सब? आखिर क्या चाहिए आपको? किस चीज़ की कमी है आपके पास? मेरे किसी भी सवाल का कामिनी जी के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, उनके चेहरे की हवाइयाँ जरूर उड़ गई थी, पर मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर हुआ होगा, क्योंकि प्यार करना उनकी आदत नहीं, फितरत थी।